हम सभी जन जब कोई विषय को लेके झगड़ते हैं तो वो बेसिक सिद्धांतों पे हो, बिल्कुल, वो प्रिंसिपल्स पे हो, ना कि किसी के मतलब के लिए हो। राइट। अगर हम किसी के मतलब के लिए मतभेद करेंगे तो उसमें फिर बैड ब्लड आता है। राइट। पर अगर प्रिंसिपल्स पे और सिद्धांतों पे अगर हमारा डिस्प्यूट रहा, राइट, तो निश्चित ही वो एक पॉइंट पे आके हम लोग अंडरस्टैंड करके कि भाई तुम तुम्हारे बेस पे सही हो, मैं मेरे बेस पे सही हूँ, राइट। तो उसके वजह से पर्सनल राइवलरी नहीं होती। नमस्कार, मिस्टिक भारत गाथा में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर भारत की मिट्टी से जुड़ी ही बातचीत होती है। आज हमारे साथ है सादगीपूर्ण, जमीनी, डिजिटल युग के नेता श्री निरंजन डावखरे जी। वैसे उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर वो महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आइए सीधे उनसे बात करते हैं। उनकी जुबानी, उनकी कहानी, उनकी सोच और उनकी जो जर्नी है, यात्रा, वो सच्ची यात्रा देखते हैं। आइए। नमस्कार सर, मिस्टिक भारत गाथा में आपका स्वागत है और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम कृतज्ञ है। मिस्टिक गाथा ने मुझे कंसिडर किया, इसके लिए मैं भी आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर, तो शुरू करते हुए मेरा पहला सवाल, जैसे मुंबई है तो हम हमारी जीवन दोरी रेलवे को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आपने पहली बार मुंबई रेलवे में ट्रैवल किया, जो लोकल है, तो नॉट एज अ नेता बट एज अ आम इंसान, तो आपका उस टाइम क्या सोच थी या क्या एक्सपीरियंस था? एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो मेन लोकल रेलवे का जो पर्पस है वो ही ये है कि आपको फास्ट और एफिशिएंट ट्रैवल का एक व्यवस्था ये गवर्नमेंट के माध्यम से उपलब्ध किया गया है। और इसके लिए जब भी मुझे कल्याण जाना हो, डुगडुली जाना हो, दीवा जाना हो, या फिर सीएसटी या फिर चर्च गेट से वसई विरार जाना हो, तो मैं लोकल रेलवे ही प्रेफर करता हूँ। ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा है और समय की बचत होती है। बिल्कुल। और उसके माध्यम से वो जो सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और बेहतर कैसे बनाई जा सकती है, उसका भी एक फीडबैक इस जर्नी में मिलता है। इसके लिए मैं ये जर्नी, तो आप उस दौरान आम लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं? जी जी, मेरा यूजुअली प्लेटफॉर्म पे हम लोग जब रहते हैं तभी कोई ना कोई पहचान का निश्चित ही मिल ही जाता है जी। और उसी माध्यम से उनके साथ बात होती है, उनकी जो दिक्कतें हैं वो समझती है। राइट। उनके परिसर में जो सवाल है सिर्फ रेलवे के प्रति ही नहीं, इसके अलावा भी जो विषय है वो भी उस दौरान बातचीत होती है, पता चलते हैं। राइट। सर, आप एक ऐसी राजनीति के प्रतीक हो चुके हैं जो सादगी और आसानी से मतलब इंसान आपसे संपर्क कर सके। क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जहां पे किसी इंसान ने या कभी आपको कमजोर समझा हो, इस वजह से कोई कमजोरी लगी हो उनको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक लोक प्रतिनिधि करके आपका एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। और मोदी जी के माध्यम से हमेशा हमने यही सीखा है। मोदी जी और माननीय फडणवीस साहब ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी पे हमें जोर देते हैं। जी। अगर हम मोदी जी के कार्यकाल को देखेंगे तो हर साल जब उनका कार्यकाल होता है, वो 10 साल हो, अभी 11 साल मोदी जी के कार्यकाल का हो रहा है, तो उसमें भी उन्होंने जो जो निर्णय किए हैं वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों का उसके बारे में फीडबैक लेना, ये उनका हर साल का है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे अभी तो माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में जब ये नई सरकार अभी वापस काम कर रही है तो उन्होंने सारे ऑफिसर्स को एक 100 डेज का एजेंडा दिया था। तो 100 दिन में उन्होंने उनके डिपार्टमेंट में क्या कार्य किया है वो गवर्नमेंट को अवगत करना है। इसके वजह से एक डिपार्टमेंट के और लोगों के प्रति जो एक निराशा थी कि बाबा हम अगर ये शासकीय काम है, गवर्नमेंट का काम है, हो गया, दे दिया, तो 10 साल चल रहा है, 20 साल चल रहा है, एक पीढ़ी गुजर गई, ऐसा वाला जो डेफिनेशन पहले था वो अब नहीं है। और इसी के लिए हम अगर देखेंगे तो 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G वाली अब जनरेशन है और इसके लिए इसमें अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंस हर एक लोक प्रतिनिधि के लिए है। वाह सर, थोड़ा हटके सवाल है बट मैं ये पूछना चाहूंगी, आप हमेशा मतलब आप इतने लेवल तक पहुंच गए बट आपने अपना जो सहजपन है
लोगों से जो इंटरेक्शन है, कभी भी आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आया, उसका राज क्या है? नहीं, उसका मूल बेसिक रीजन यही है कि हम लोगों से जुड़े हैं। हमारा काम ही लोगों के प्रति सेवा देना है जी। और इसके लिए जब जब अगर हम लोगों से दूर हो जाएं तो फिर उनको जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनसे दूर होके कैसे चलेगा। राइट। तो उसके लिए जमीनी तौर पे आपको जुड़े रहना ये निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये मैं पर्सनली वाउच करती हूँ दर्शकों, क्योंकि मुझे खुद इनसे एक्सपीरियंस हुआ है कि ही इज सच अ हम्बल पर्सन कि आप कभी भी अपनी कोई भी चीज इनके पास लेके जाओ एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है सर। सर आगे बढ़ते हुए, आप अभी फिलहाल 5 राज्यों को देख रहे हैं और दूर दराज के गांव भी है, 5 जिलाओं जिलाओं के, तो और दूर दराज गांव भी है, तो आपका ये सब मैनेज करने में एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं, 5 जिलाओं में काम देखना इज नॉट एन इजी टास्क। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र का एक्चुअल कोस्टल एरिया ये पूरा का पूरा है। इसमें सिंधुदुर्ग है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, ठाणे है, पालघर है। तो यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं कि सागरी, नागरी और डोंगरी, ये तीनों पार्ट आते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारा कोस्टल एरिया है और अर्बनाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो थाने है, नवी मुंबई है, पनवेल है, उल्लासनगर है, कल्याण डोंबिवली है, टिटवाला है। तो हर एक जगह के जो क्वेश्चंस हैं वो भिन्न भिन्न है और इसके लिए हर एक इश्यूज समझना और वो समझ के गवर्नमेंट के पास ले डाउन करके उनका सॉल्यूशन लाना ये ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के बीच में बैठ के उनके समस्या समझना ये प्रयास करता हूँ और हर एक चीज का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, बस उसको खोजना जरूरी है और वो खोजने के लिए अधिकारियों के साथ में चर्चा करके और लोगों की समस्या समझ के ये एक प्रयास मेरे माध्यम से शुरू है। वाओ, यू आर अ वंडरफुल लीडर, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि इतना बड़ा बेल्ट और हर एक अलग अलग चीजों को समझ के उसको प्रेजेंट करना, हैट्स ऑफ टू यू सर। सर, जब कोई युवा डिग्री लेकर नौकरी के लिए आपके पास आता है तो आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी है या ऐसा क्या है, मतलब क्या फील होता है आपको? नहीं, जब कोई भी युवा मुझे अप्रोच होता है कि उनको जॉब की जरूरत है तो मैं ऐसा देखता हूं कि उसको स्टेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। राइट। अगर आप देखेंगे कि मोदी जी के कार्यकाल में और माननीय फडणवीस जी के कार्यकाल में महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के बारे में बहुत ज्यादा उपलब्धि की है और अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी देखेंगे तो महाराष्ट्र आज सबसे टॉप रेटेड स्टेट है कि जिसमें बहुत भारी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अभी भी जब माननीय फडणवीस साहब डावोस गए थे वहां पे भी बहुत बड़ी मात्रा से इन्वेस्टमेंट्स स्टेट में आए हैं। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज आज महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आज महाराष्ट्र में आ रहे हैं और इसके लिए निश्चित ही लोगों को उस जॉब अपॉर्चुनिटीज वो देख रहे हैं और इसके लिए दूसरे स्टेट में न जाते हुए अपने ही स्टेट में अगर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो बहुत खुशी की बात है। बस एक गैप जो है स्किल के बारे में, क्योंकि अब स्किल सेट ज्यादा जरूरी है। टिपिकल बीए, बीकॉम, बीएससी का नॉलेज होके हमको जॉब्स नहीं मिल पाएंगे। तो उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा जोर गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा है और वही लोगों तक पहुंचाने का काम मैं मेरे माध्यम से कर रहा हूँ। ग्रेट सर, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट जैसे आपने बोला स्किल सेट, तो क्या हम ये भी फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स आज की डेट में बहुत जरूरी है, तो सॉफ्ट स्किल अभी आप कहीं पे भी कंपेयर करें, हम अगर कहीं पीछे पड़ रहे हैं तो ओनली सॉफ्ट स्किल बेस पे, बाकी टेक्नोलॉजी एंड ये सब नॉलेज हमारे पास बहुत है, तो क्या स्कूल में उसको इनकॉर्पोरेट करने का कोई प्लान वगैरह आप सोच रहे हैं या कुछ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी ये इनकॉर्पोरेटेड है। हम लोग को 6-7 स्टैंडर्ड से स्किल जो आपने बताया कि ये स्किल डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल ये बच्चों के अंदर आइडेंटिफाई करना और उसको ग्रूम करना, जिस हिसाब से उसको उस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा वो एग्जीक्यूट कर पाए वो स्किल और उसको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी प्रावधान किए गए हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही
हमारे स्टेट में अभी 11 में अपर ग्रेड हायर टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में ये हो गई है। Okay. अब प्राइमरी इसमें वो हो जाएगी। ओह दैट्स वंडरफुल, बिकॉज मुझे हमेशा से ये गैप फील होता था कि कहीं ना कहीं ये चीज हम बहुत मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोफेशनलिज्म कम है। मैं एक्चुअली मोदी जी के इसमें दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि जो इससे पहले हमारे पास एजुकेशन था, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सालों तक अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। जो ब्रिटिशर्स ने हमको देखे गए थे वही हमारे पास कुछ कुछ उसमें अमेंडमेंट करके चलना था, पर जो बेसिक मूलभूत जो उसमें चेंजेस लाए हैं वो मोदी जी के माध्यम से इस न्यू एजुकेशन। वेरी ट्रू, आई डेफिनेटली अग्री विथ यू सर, क्योंकि आई थिंक जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो हमें सिर्फ रोबोट बनाता है, उन्हें नौकरी क्लर्क बनाता है। दैट्स वेरी ट्रू। एंड मोदी जी हमें बिजनेसमैन बनाते हैं। He is making us a job giver, yes. not a job. सर, महाराष्ट्र की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सी एक चीज जो आपको लगता है कि वो बदलाव लाए तो और डेवलप हो सकती है और बेटर हो सकती है, पर्टिकुलरली टू महाराष्ट्र एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत ट्रांजिशन स्टेज में हम लोग हैं। उसमें पहले टिपिकल क्लासरूम एजुकेशन से अब हम लोग ई क्लासरूम्स की तरफ जा रहे हैं जी। सब जगह पे स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं। स्पेसिफिकली जिला परिषद के स्कूल्स तक हम लोग ई लाइब्रेरी देने का काम ये शुरू है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोंकण के माने सिंधुदुर्ग हो, थाने हो, रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, पालघर हो, इन सारे स्कूल्स के अंदर ई लाइब्रेरी देने का काम मैं मेरे आमदार निधि के माध्यम से तो कर ही रहा हूँ। उसी के साथ में ये सारे स्कूल्स ग्रीन स्कूल हो, क्योंकि इनके ऊपर जब हम ई लाइब्रेरी और ये सब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं जी, तो उसका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है। उसके वजह से ये स्कूल्स को और वहां पे ग्राम पंचायत के जिला परिषद के स्कूल्स को वो अफोर्ड नहीं हो पाएगा। उस हिसाब से उनको हम लोग सोलर पैनलिंग करके इन स्कूल्स को ग्रीन स्कूल करने का भी काम। सो थॉटफुल, रियली ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, कभी किसी चीज के लिए उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ग्रेट। सर, आपके पिताजी वसंत दावखरे सर जी, उन्होंने सारे राजकीय पार्टियों से बहुत अच्छे रिश्ते रखे, तो क्या ये जो पॉलिटिकल में आजकल होता है दुश्मनी या मतलब कुछ ऐसा वर्ड, तो कितना रेलेवेंट है? पॉलिटिक्स में जो दुश्मनी या हम लोग बोलते हैं बैड ब्लड, वो कुछ हद तक कुछ लोग ही करते हैं, पर मैंने मेरे पिताजी से एक ही सीखा है कि हमें लोगों के साथ रिलेशंस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और लोगों के साथ रिलेशन रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंत में जो रहता है वो रिलेशंस ही रहता है। Very true. और हम सभी जन जब कोई विषय को लेके झगड़ते हैं तो वो बेसिक सिद्धांतों पे हो, बिल्कुल, वो प्रिंसिपल्स पे हो, ना कि किसी के मतलब के लिए हो। अगर हम किसी के मतलब के लिए मतभेद करेंगे तो उसमें फिर बैड ब्लड आता है। पर अगर प्रिंसिपल्स पे और सिद्धांतों पे अगर हमारा डिस्प्यूट रहा तो निश्चित ही वो एक पॉइंट पे आके हम लोग अंडरस्टैंड करके कि भाई तुम तुम्हारे बेस पे सही हो, मैं मेरे बेस पे सही हूँ, तो उसके वजह से पर्सनल राइवलरी नहीं होगी। आई थिंक सर, अगर ये सोच सारे नेता में आ जाए ना तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। ये सोच सब में लाने की बहुत जरूरत है। सर, आप महाराष्ट्र सोशल मीडिया को भी सपोर्ट करते हैं, तो क्या चेंज है? मतलब पहले जैसे जमीनी कनेक्शंस होते थे, तो क्या आज सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिक से हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं? नहीं, निश्चित ही अगर आप देखेंगे तो आज की जो पूरी जनरेशन है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम लोग ने दूरदर्शन पे हमारे पास सिर्फ 2 ही टीवी सीरियल्स हुआ करता था, रामायण महाभारत, ये देख के हम लोग बड़े हुए हैं। करेक्ट। आज की जनरेशन जो है उनके पास ओटीटी चैनल चेंज करने का बहुत ऑप्शन और इंटरनेट के वजह से 5G के वजह से उनके हैंडसेट्स में ही उनको इतना सारा कंटेंट आता है। करेक्ट। तो उसके वजह से अब जो आउटरीच का जो प्रोग्राम है, जो लोगों के पास कनेक्ट होने का जो माध्यम है, वो निश्चित ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम हैंडसेट टू हैंडसेट, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होते हैं। उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छा उपयोग करना ये जरूरी है, और वही प्रयास मैंने अभी के हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के काम में भी देखा है, क्योंकि जो अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा है, वो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये हमारी होती है। और अगर हमको डायरेक्टली उनके पास पहुंचाना है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से वो डायरेक्टली पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग है। Yes, it reaches a mass also. Yes. Great.
तो इसमें भी मतलब आप ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जैसे जमीन पे आप भाषण देते हो तो एक फिजिकल लुक होता है, और इस तरह से जब आप डिजिटली जाते हो तो उसमें और इसमें कनेक्शन में क्या कोई फर्क आता है कि इट इज मोर इम्पैक्टफुल? नहीं, इसमें सी इट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट अभी उसमें ओवरऑल कि इसमें हम कितना ड्यूरेशन का देते हैं, क्या कंटेंट उसमें देते हैं, ये सब इट मैटर्स कि उसके हिसाब से सामने वाला जो है, जो ये कंटेंट देख रहा है, उसका एंगेजमेंट जो है वो ये चीजों पे बहुत डिपेंडेंट रहता है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हो और वो क्या ड्यूरेशन का है। राइट, करेक्ट। सर, आपकी राजनीतिक जर्नी काफी लंबी रही है और सोशल सर्विस में भी आप कई सालों से हैं, तो क्या इस दौरान कोई एक व्यक्ति की बात या मुलाकात जो आप आज भी नहीं भूले हो? एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत भी लंबी नहीं रही है। You started at a young age, right? I started at a very young age। मैंने विद्यार्थी दशक से एक्चुअली काम चालू किया है। कॉलेज से लेके अभी तक की सारी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हुआ हूँ, और निश्चित ही पॉलिटिक्स में, राजनीति में मैं ये एस्पेक्ट से, क्योंकि मैं मेरे पिताजी से और मेरे ग्रैंडफादर से मैंने एक ही सीखा है कि हम लोग राजनीति की तरह न करते हुए उसको सामाजिक तौर से, जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो उसका निश्चित ही समाज हमको देखता है, और उसका फल स्वरूप हमें जो जो करने की संधि मिलती है वो मिलती ही है। पर हमें कुछ चीजों की अपेक्षा रखते हुए जब हम काम करते हैं तो निश्चित ही वो गलत है। तो हमें हमारा काम करना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि एक चीज जो हम सभी विधायकों के साथ मोदी जी का कुछ महीने पहले चर्चा हुई थी, उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने एक वाक्य बोला था जो मैंने मेरे दिमाग में गांठ बांध के रखी थी, फिक्स कर दिया कि जनप्रति तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गेटिंग गूज़बम्स, जब आप ये बोल रहे हो तभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो निश्चित ही उसी वाक्य के ऊपर चलने का काम मैं मेरी तरफ से कर रहा हूँ। जी, दैट्स ग्रेट सर। एंड मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रास्ते मिले, क्योंकि आप जिस तरह से दिल से